शास्त्रों में जो कहा जाता है कि घर के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए, मंदिर घर से दूर होना चाहिए जी। आज तो हर घर में मंदिर है, तो उसका असर अच्छा या बुरा क्या पड़ रहा है लाइफ और क्या सच है इसका? देखिए, घर की एनर्जी ऐसी होती नहीं है कि घर के अंदर मंदिर हो। हाँ, ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि घर के अंदर कभी मंदिर नहीं होता और मंदिर के अंदर कभी घर नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए पूछा। दोनों चीजें अलग अलग हैं। मंदिर तो मंदिर है साहब, वहां का तो ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि जब इंसान को कोई राह नहीं मिले और इंसान कोई बहुत प्रॉब्लम में हो और बहुत टेंशन में हो और वो भगवान के सामने अगर 10 मिनट बैठ जाए तो उसको राह मिल जाती है, उसको सोचने समझने की ताकत मिल जाती है। तो वहां का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है। आप खाली हाथ जोड़ने के लिए एक व्यवस्था रखते हैं जिसको हम बोलते हैं पूजा स्थान, वो आपका परफेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। परफेक्ट डायरेक्शन क्या है कि घर का जो पूजा स्थान है वो आपका दैव स्थान में होना चाहिए, यानी कि ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जब आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा स्थान बना लेते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है। आपके डिसीजंस परफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, आपकी माइंड पावर करेक्ट हो जाती है, आपके घर में दैवीय शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो घर में अलग अलग जगह फोटो और मूर्ति रखते हैं वो सब एक जगह रखनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? ये आपने भगवान को बेसिकली क्या किया हुआ है कि आपने घर को भगवानों की दुकान बनाया हुआ है। ओके। या यूं कहें कि डर की वजह से आपने हर दीवार पे भगवान को चिपकाया हुआ है। मैंने कई घरों में देखा, इसलिए पूछा। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, घर के अंदर जगह जगह कोई फोटो, स्टैचू, मूर्तियां ना हो। खाली पूजा स्थान के अंदर आपके जो भी भगवान की फोटोज हैं वो हो, मूर्तियां नहीं। अच्छा। फोटोज। अगर मूर्ति आपको लगानी है तो 5 इंच से कम मूर्ति लगानी है, 5 इंच से कोई बड़ी मूर्ति नहीं लगानी है। अब आप मुझे बताइए, कई लोग कहते हैं कि ये जो वास्तु है ना, ये अमीरों के चोचले हैं, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है, फीस बहुत होती है, तोड़ फोड़ करा देते हैं आप लोग। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है, चाहे जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, वो नहीं चाहता कराना, ऐसा है क्या? अभिषेक जी, हमने उन रूरल एरिया में काम किया है, ऐसे घरों में काम किया है जहां जाने के भी साधन नहीं है, और ऐसे घरों में काम किया है कि जहां आपको ये लगता है देख के कि उनका घर, उनको फीस देने की भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जागरूकता फैल रही है, हर इंसान ये समझना चाहता है कि मेरी फेलियरिटी का कारण क्या है। आज से जब 20 साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पे वास्तु लिमिटेड हाथों में था। जब हमने इस फील्ड में शुरुआत की थी तो लिमिटेड लोग हमें बुलाते थे, लेकिन आज हर मिडिल क्लास आदमी, हर लोअर क्लास आदमी भी वास्तु को अपनाना चाहता है और किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़े वो जानना चाहता है, और वो ये रिस्क लेता भी है, अपने घर वास्तु कंसल्टेंट को बुलाता भी है और चीज़ों को ठीक भी करता है और उसकी चेंज करके अपनी लाइफ में 4 चांद लगाता भी है। तो आप तोड़ फोड़ ज़्यादा नहीं करवाते? हम तोड़फोड़ 5% केसेस में कराते हैं बस। जो बिल्कुल ही 90% केसेस में हम बिना तोड़फोड़ का वास्तु कराते हैं। 5% केसेस में हम रेमेडीज ट्रीटमेंट करते हैं, और जहां कोई रास्ता नहीं है ना बिना तोड़फोड़ के ठीक करने का और ना ट्रीटमेंट करने का, फिर हम ये बोलते हैं कि ये करेक्शन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपकी लाइफ को ठीक करने की सच्चाई है। अच्छा, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, ये सच है कि पहले वास्तु कोई नहीं मानता था। अगर मैं आज अपने घर में वास्तु के लिए विजिट करवाऊँ किसी को, तो मेरे फादर कहते हैं सब क्या है, ये नया चोचला है, ये कौन करता था वास्तु पहले, सब ऐसे मकान बन जाते थे, लोगों को रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये फैक्ट बोल रहे हैं, पहले लोगों को नहीं मानते थे इस चीज़ को, अब मानने लगे बहुत से लोग। लेकिन पहले के घर ऐसे नहीं होते थे, ये भी आप जानते। लेकिन धर्मेंद्र जी, उनको मालूम ये था, उनको नाम वास्तु नहीं मालूम था। हाँ, नाम नहीं मालूम। उनको ये मालूम था कि हमारे घर की छत के अंदर कितनी कड़ियां होनी चाहिए। हाँ, ये तो मालूम है। हमारे घर के अंदर जो सीढ़ी है उसमें कितने स्टेप होने चाहिए। ये तो मालूम होता। हमारे घर के अंदर जो पानी का बोरिंग है, वो पानी का हैंडपंप है, वो किस दिशा में होना चाहिए। हमारे घर की रसोई कहाँ होनी चाहिए, भंडार गृह कहाँ होना चाहिए, अगर हमने तलघर बनाया, बेसमेंट बनाया, तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। उनको ये मालूम था कि ये शुभ है या अशुभ है, उनको ये नहीं मालूम था इसका नाम वास्तु है। अरे बेसमेंट में ही पुराने हर घर में आप चले जाओ, हर घर में सेंटर में आंगन होता था। होता था। किसी भी घर में पुराने गांव में आप चले जाइए, सेंटर में आंगन होता था, वो आंगन ही खत्म हो गया। ब्रह्म एक बेवकूफ कंसल्टेंट को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि घर का सेंटर अगर खुला हुआ होगा तो वो हिस्सा आपका कट गया।
आपने बेसमेंट की बात की प्रदीप जी, तो बेसमेंट जो है बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उसका नुकसान है फायदा, और अगर किसी को बनाना पड़ रहा है तो अगर गलत है तो कैसे बचे? देखिए, बेसमेंट हम क्यों नहीं बनाते? बेसमेंट इसलिए क्योंकि जमीन के अंदर जो भी आप गड्ढा बना रहे हैं वो राहु का स्थान है, क्योंकि वहां ना डे लाइट है, ना सनलाइट है, ना हवा है, ना कुछ है। सबसे पहली बात तो बेसमेंट आप कुछ शर्तों के साथ बना सकते हैं। अच्छा। जैसे वहां कुछ डे लाइट का प्रबंध करेंगे, वहां सनलाइट का प्रबंध करेंगे, वहां कुछ रोशनी का प्रबंध करेंगे, कुछ धूप का प्रबंध करेंगे। अच्छा। तो बेसमेंट आप बना सकते हैं। दूसरा, आपका जो बेसमेंट है वो पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शंस हैं जिसके अंदर आपको बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे नॉर्थ के अंदर आपको बेसमेंट बनाना चाहिए, साउथ के अंदर आपको बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ जो जमीन के अंदर जो भी आपने गड्ढा बनाया उसके अंदर जो हम सेंटर वाला ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ब्रह्म स्थान वाला ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट करने के बाद आपको बेसमेंट बनाना अलाउड होगा, क्योंकि वो आपके जो जमीन की एनर्जी को ठीक करेगा, आपके जमीन की एनर्जी को अलाइन कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो कुछ शर्तों के साथ आप बेसमेंट बना सकते हैं। आपकी फील्ड में भी एआई का रोल आ रहा है क्या? क्योंकि एआई अब कुंडली देखने लगा है, वास्तु भी देखेगा। देखिए, एआई कुंडली देख रहा है, चैट जीपीटी कुंडली देख रहा है, चैट जीपीटी सारे काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पर्सनलाइज आपके लिए काम नहीं करेगा। वैसी वास्तु की जेनरिक बात करेगा वो, हाँ, वो एक जनरल बात कर रहा है। कुंडली में भी वो जनरल बात कर रहा है। मतलब एआई से कोई खतरा नहीं है वास्तु एक्सपर्ट? नहीं, मेरे को तो कोई खतरा नहीं है। मैं तो बहुत मस्ती से, आनंद से काम करता हूँ। तो मैं तो इन सब चीज़ों में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ यहाँ परमानेंट नहीं है, सब चीज़ें टेम्परेरी आई है। आप एक बात देखिए, हर इंसान जो परेशान है वो परेशान है कि आज मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन टेम्परेरी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, कल आपके पास आ जाना है। आज जो दुख, जो तकलीफ आपकी लाइफ में है वो आज है, कल नहीं रहेगी। जो आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू है वो आज है, कल वो ठीक होने वाला है। तो ये मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग जिंदगी को लेके इतना सीरियस हैं क्यों? क्योंकि जिंदगी खुद सीरियस नहीं है। मतलब जिंदगी जीने का नाम है, जीते रहो बस। जिंदगी आपको 84 लाख योनियों के बाद इंसान की योनि भगवान ने दी है, तो वो जिंदगी को जीने के लिए दी है, जिंदगी को समझने के लिए दी है, उसको एंजॉय करने के लिए दिया है। ये नहीं है कि आप तिल तिल करके मर रहे हैं, आज मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, आज मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये बड़ा गुस्से वाला है, इसके पास कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, इसकी कोई जॉब नहीं लगी, इसकी शादी कब होगी। आपने पूरी ज़िंदगी जॉब करने के बाद आप बच्चों के लिए ये टेंशन कर रहे हो, परिवार, तो आपको इसलिए भगवान ने इंसान की ज़िंदगी दी थी कि आप तिल तिल करके खुद को मारो। अरे पूछो खुद से कि मेरे को पसंद क्या है, कौन सा परफ्यूम लगाना मेरे को पसंद है, कौन सी टाई लगाना मेरे को पसंद है, किस तरह के कपड़े लगाना पहनना मेरे को पसंद है, कौन सी कॉफ़ी पीना मेरे को पसंद। ज़िंदगी को एंजॉय करो ना भाई, कब करोगे?